दुर्घटना हुआ तो उसमें भी षड्यंत्र देखा जा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई, अब इंक्वायरी रिपोर्ट, अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया और केवल मौसम जो है, मौसम के कारण जो चूक हो जाती है पायलट से, उसके कारण वो दुर्घटना मानी गई। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि फिरोजपुर में जो हम देख रहे हैं वो इस प्रकार का हो, या आपके पास कुछ और तथ्य हैं जो आप हमारे को बताना चाहेंगे? आप लोग सभी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सबको मेरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। आपने बात की शुरुआत बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से की। मुझे नहीं मालूम है कि किसको इस बात की अपेक्षा थी कि इसका कोई कॉन्स्पिरेसी है या इसमें कोई एक्सटर्नल एंगल है या सबटाज एंगल है, कभी खुल कर सकती है। मुझे मालूम है कि मौसम के तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हेलीकॉप्टर को आप दोषी हेलीकॉप्टर का मैकेनिकल फेलियर पाएंगे तो उसका असर पड़ेगा आपके एक्विजिशन पे, दो देशों के रिश्तों पे पड़ेगा। तो सबसे आसान बात है कि मैकेनिकल फेलियर बता दिया जाए और उसके बाद जो पायलट्स हैं उनकी गति बढ़ा दी जाए, और जिन्हें ये लोग जो अपने रिटायर्ड कम्युनिटी है, ये एक इंसानी फितरत होती है कि सभी लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बिल्कुल डगलस बैटर था, मैं बहुत बड़ा पायलट था, हम मेरे से कभी जिंदगी में चूक नहीं हुई, इससे हम जिंदा रहे, लेकिन इससे हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है। दिन रात सिविल हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ और ये वैष्णो देवी को फ्लाई कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग वन ऑफ द सेफेस्ट फ्लाइंग वैली, और मैंने टेस्ट पायलट से बात किया है। सियाचिन में था, हमारा पूरा मेंटेनेंस ही हेलीकॉप्टर द्वारा, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। और इस संदर्भ में भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, आपने मुझे बुलाया है, मैं अपना पक्ष रखूंगा, और उसके बाद जो आपके लोग, जो आपके व्यूअरशिप है, जिनका जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तय करें कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो सबसे पहली बात हमें समझ लें कि आखिर ये किसकी यात्रा है। ये भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा थी। वो प्रधानमंत्री जिसके पीछे 300 से अधिक सीटों का ताकत, उनकी यात्रा थी। कौन सी यात्रा थी, कैसी यात्रा थी? ये नेशनल मार्टर्स मेमोरियल हुसैनीवाल में जा रहे थे, वहां की यात्रा थी। एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। ये प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक तीर्थ यात्रा थी। और जब ऐसी तीर्थ यात्रा हुई है तो उस तीर्थ में सब शामिल हो जाते हैं, जन्नी सबको उसमें शामिल होना चाहिए था उस तीर्थ यात्रा में। और किसको वो क्यों जाना चाहते थे? वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको श्रद्धांजलि देने के, तो सारे देशवासी उनके साथ उनके श्रद्धांजलि देते। और जो हमारे भारत के सपूत हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, महज 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो उनको नमन कर दिया था। अब ये देखिए कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो नेशनल मार्टर्स मेमोरियल है, उसी सिलसिले में मोदी साहब को भी मार्टर बनाया जाए। शहीदी बहुत अच्छी चीज है, भगवान करे हमको सबको भगत सिंह जैसी शहीदी मिले। लेकिन मोदी साहब का जिस तरह से उनको शहीद का दर्जा देने की कोशिश की गई, तो ठीक है, आप देना है, लेकिन शहीद होना अच्छी बात है, कि तो अपने देश के अंदर के दरिंदों के तरह नहीं। उनको तो अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी, उन्होंने लटाया था। लेकिन यहाँ पर ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? अपने यूरोपियन मास्टर के तो इशारे पे यही नहीं काम कर रहे थे। और जिस यूरोपियन महिला की मैं बात कर रहा हूँ, वो राजनीति का खूनी खेल वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसको मालूम है किसको किसको हवाई रास्ते से भेजना है, जहां भी भेजना चाहती है, सड़क के रास्ते से किसको भेजना है, ह्यूमन बम के रास्ते से किस तरह से भेजना है। ये सभी ये इस किसको होटल में मारना है, किसको सड़क पे मारना है, तो ये उन्हीं खेल में महारत है। अब इन सबको, मैं तो ऐसे ही आपको एक उदाहरण दिया, इन सबको अगर आप ये दर्जों घटनाओं को अगर आप कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, तो फिर गुड लक टू एवरीबॉडी। इंतजार कीजिए, फिर अपना इंतजार कीजिए। अगर आप इसको कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, आपको क्या ये स्मोकिंग गन ला देगा? क्या क्या कौन सा सबूत मिलेगा तो आपको विश्वास होगा? तो हमको इंसान ने दिमाग से ज्यादा हम सबको दिल दिया है, और जिसको या हम कहें उसको ये सिक्स्थ सेंस, और अपना कितना डेवलप्ड है सिक्स्थ सेंस,
उसके मुताबिक वो अपना उसका पर्सनैलिटी डेवलप करता है, करे, ये अलग अलग बात। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कह सकता हूँ कि अगर ये लोग इस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद, इसका विश्लेषण करने के बाद, अगर ये कोई सोचता है कि जो नया मुख्यमंत्री है पंजाब का, उसका केवल चुनाव से प्रेरित है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेके उनके जो भी कमीशन हैं, और उसे यही लगता है कि वो नहीं चाहते थे वो सुरक्षित, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बाहर मजाक उड़ाया, जिस तरह से उन्होंने तंज करे, उससे तो यही मालूम होता है। अब वो अपने यूरोपीय मालिक के इशारे पे कर रहे थे, मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ और इसको इस पर निर्णय लेने के लिए। तो देखिए, बहुत दिनों से अगर देखें तो किस तरीके से प्रजातंत्र को का इसका हथियार, वेपनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शायद उसको हथियारकरण कहेंगे। तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब 120 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें 100 किलोमीटर वो तय कर चुके हैं, और फिर जब 20 किलोमीटर बचा था तो वो एक रोड ब्लॉक को मिला फ्लाईओवर के उस पर। किसने किया था रोड ब्लॉक? माओवादी। किसान की हाल में भारतीय किसान यूनियन, जिसको 2014 में यूपीए सरकार ने माओवादी का दर्जा देके उनको खुद बैन किया था। और इनका फिर देखिए, इनका उत्थान का बड़ी सेक्शन जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म, ये यूरोपियन महिला की निगरानी में हुआ, और उसमें हुआ जब ये मतलब रिसरेक्शन की फार्म का की संज्ञा ली गई, उस समय जबकि लाल किले पर हमले की तैयारी हो रही थी। उस हमले में कौन कौन लोग थे? उसमें माओवादी थे, चर्च थे, खालिस्तानी थे, जिहादी थे, वही कॉकटेल शाहीन बाग में थी। और कितना था कि शाहीन बाग जो था वो जिहादियों के द्वारा संचालित था, और ये तो ये लाल किले पर हमले वाली जो फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में जो हुआ, वो खालिस्तानियों द्वारा संचालित था। अब आप इसको बताइए कि ये हाईवे पे इस तरीके से प्रोटेस्ट करना, क्या ये जमहूरियत का हथियारकरण है या नहीं? Is it weaponization of democracy? आप एग्रीकल्चर के टूल को, किसानी के यंत्र को, आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर को अगर आप हथियार बना ले तो वो जमहूरियत का हथियारकरण है। ये देखिए 2013 जो पटना रैली में हमला हुआ मोदी साहब के ऊपर, वो बच गए, प्रोविडेंस उनको बचा लिया, क्योंकि वो जो सुसाइड बॉम्बर था उसने खुद को ब्लो अप कर लिया था, उड़ा दिया था। वही प्रजातंत्र का हथियारकरण था। राजीव गांधी की जो हत्या थी वही प्रजातंत्र का हथियारकरण था, क्योंकि वो एक इलेक्शन के पहले एक चुनावी रैली एक प्रकार से मैं चेन्नई में पोस्टेड था, और वो मेरे ही इलाके से, वो सेंट थॉमस माउंट के पास ऑफिसर की एकेडमी है, वहां मैं इंस्ट्रक्टर था, वहीं से वो होके गुजरे थे। और उस दिन मैं उनको देखा भी था एयरपोर्ट पे, मैं अपने सीईओ को, कमांडिंग ऑफिसर को रिसीव करने गया था, वो छुट्टी से आ रहे थे, तो मैंने उनको देखा था उस दिन। तो वो भी हथियारकरण था। अब इसमें कौन था? एलटीटी को इस्तेमाल किया गया। मैंने उसके बाद अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में श्रीलंका के साथ मैंने काफी डील किया, और ये कह सकता हूँ कि वो एलटीटी का ही केवल हमला नहीं था, वो चर्च का भी हमला। और आप सबको मालूम है कि जब जाफना की जितनी लीडरशिप थी श्रीलंका में, उनके नाम चाहे जो भी हो, वो ज्यादातर क्रिश्चियन थे, और इसीलिए उनको तमिल डायस्पोरा जो था उस समय, एलटीटी डायस्पोरा, उसको दुनिया भर में वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सपोर्ट था। उनका पहले हेड ऑफिस जैसे खालिस्तानियों का था पहले लंदन में, उसके बाद वो थोड़ा प्रेशर पड़ा तो पेरिस चला गया, तो उनको काफी पूरे नॉर्वे सब जगह पे इनका डायस्पोरा को बहुत दिया। तो उसमें चर्च का एक बहुत बड़ा रोल था। अब उस समय जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, अब थोड़ी उम्र हो गई मेरी, और बड़ा उम्र के साथ कुछ अनुभव भी होता है। उस समय मेरे को मुझे तमिलनाडु में महसूस हो रहा था कि ये राज्य जो है इस सरकार के नीचे, इसको बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। ये पंजाब से भी खराब हालत, क्योंकि एटीटी पूरी तमिलनाडु के हवा में थी, वो फिजा में। उस समय कोई ऐसा संस्था नहीं था जिसको उन्होंने इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रखा था।
और उस समय की जो तमिलनाडु की सरकार थी, वो सरकार कहे को तो नास्तिक थी, लेकिन वो चर्च के बहुत ही क्लोज थी। और ये चर्च जो था, जो पक्ष स्ट्रीट है आपका, वो उसको इस साइड और उस साइड वो मतलब उसको सैडल करता था। तो ये कर राजीव गांधी की हत्या हुई, तो इतना कह दो कि उस हत्या का एक कारण एक परिणाम जरूर हुआ कि अपने आप एलटीटी के प्रति लोगों का जो भी सिंपैथी था, कि मान लीजिए अगर वो 80% था, 80% से वो 30% आ गया। ये मेरा अपना अनुभव था उस समय का। और अब आप ये देखिए कुछ और मैं बताता हूँ। ये फ्लाईओवर में जहां उनको रोका गया, ये इनको इंटरसेप्ट किया गया फ्लाईओवर पे कि बहस फिरोजपुर से 20 किलोमीटर दूर था। अगर आप टैक्टिकल जो मिलिट्री टैक्टिकल पार्लेंस होता है, अगर उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल परफेक्ट एम्बुश साइट था। इसलिए क्योंकि आगे में एक जिसको स्टॉप कहते हैं, आगे और पीछे आप स्टॉप लगाते हैं। जब एक एम्बुश ले करते हैं तो स्टॉप लगाते हैं, और सेफ रूट्स को आप क्या करते हैं, वहां ऑब्स्टिकल्स डाल देते हैं, माइंस डाल देते हैं। तो आगे स्टॉप था, ये माओवादी बीएयू वाले बैठे हुए, फ्लैंक्स जो है बाएं और दाएं, वहां से कोई स्किप करने का रास्ता नहीं था। और बस केवल ये था कि उनका काफिला उस एम्बुश साइट में, यानी कि पूरे उसमें आ जाए फ्लाईओवर के अंदर में बॉक्स तो रेयर शॉप को लगा और उनके कैमकेट को बॉक्सिंग उसको बंद करते, बॉक्सिंग करते। तो आपने देखा कि लोगों ने कोशिश की रेयर शॉप लाने की। देख रहे होंगे कि पीछे पीछे कुछ लोग भाग रहे थे, उनको उम्मीद नहीं थी ये इतना इस तरह का फैसला होगा, इतना जल्दी होगा वापस जाएगा। तो उन्होंने उसको एक परफेक्ट एम्बुश साइट के रूप में उसको ये किया, उसको चुना गया। फोर्स इस्तेमाल करने का कोई भी कभी नहीं था, क्योंकि जब वहां की प्रशासन जब खुद मिली हुई थी तो आप फोर्स कौन इस्तेमाल करता उनके खिलाफ। और आपको मालूम है कि ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कोई मिली भगत है। और अगर प्रधानमंत्री ने ये गलती करती होती कि इनसे बातचीत करके, इनसे नेगोशिएट करके अपना रास्ता साफ करवा ले, तो दीक्षित साहब मैं इतना कहता हूँ कि वो दिन फिर प्रधानमंत्री बच के नहीं आते, दिन बच के नहीं आते। तो वो जो क्रुशियल, मैं इतना कह सकता हूँ कि बड़ी तीव्रता से और बड़ी बुद्धिमानी से प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया। आप जब उसको वॉकिंग कर देते हैं अपने टारगेट को, इस उसमें जो था टारगेट था, वो कैवलकेड था, यानी काफिला था। उसके बाद जो असॉल्ट होगा उसे उसके कई रूप ले सकता था। वो आप स्मॉल आर्म से, यानी कि ऑटोमेटिक से, ग्रेनेड से, इसे आप उनको कुछ असॉल्ट हो सकता था, ना वो आर्टिलरी से या मॉर्टर से, क्योंकि वो केवल 20 किलोमीटर था हाइट से, तो वो आर्टिलरी और हेवी मॉर्टर के रेंज में है। और आप लोग को ये भी बता दूं मैं कि ये जितने चोक पॉइंट होते हैं हॉट एरियाज, जैसे ब्रिजेस हो गए, कवर्ट्स हो गए, और टारगेट्स जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स, वो सारे रजिस्टर्ड टारगेट्स होते हैं। रजिस्टर्ड टारगेट का मतलब है कि आपने उसकी पूरी जो पैरामीटर्स है, आपने उसको एक्वायर कर लिया है, और उसके जो आपने वेपन सिस्टम है उसके साथ में मैच कर लिया है। तो जब फायर करेगी वो फायर वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ये सारे रजिस्टर्ड टारगेट्स थे। ड्रोन्स के द्वारा भी हमला हो सकता था। आज तो आपने देखा है कि ड्रोन की गतिविधियां इस तरीके से बनी हुई है, खास करके फिरोजपुर के इलाके में, किस तरीके से वहां पे ये ड्रग्स ड्रग्स हथियार का स्मगलिंग उसे किया जा रहा है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्विटस, जिसको सर्वत्र व्याप्त कहते हैं। आज पंजाब में खास करके उस इलाके में ड्रोन सर्वत्र व्याप्त है। और फिर सबको ये मालूम है, अभी परसों 5 किलो आरडीएक्स मिला है, वही ड्रोन के द्वारा ही मिला होगा। और जम्मू एयरबेस पे हमले को लोग ना भूले, किस तरीके से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल को अटैक किया गया था। आरडीएक्स में भी इस्तेमाल हुआ था, शेप चार्ज उसमें इस्तेमाल। तो ये भी एक तरीका हो सकता था। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले इस घटना के, सतलज नदी में एक नाव मिली, लकड़ी की नाव। 136 बीएसएफ बटालियन के लोग जब पेट्रोल पे थे, उन्होंने इस बोट को सीज किया। और ऐसे बोट्स, ये वुडन बोट्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है और विजुअल सिग्नेचर वो बहुत लो होता है। तो
ये हीरोइन और ये ड्रग्स और हथियार के स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बोट जो यूं कहें कैंपो साइट से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मैं बताऊं। आप जो कहें, देखिए इतिहास कैसे कैसे इतिहास कितने रंग होते हैं और वर्तमान के साथ उसका क्या रिश्ता होता है। 1931 में जब फांसी लगाई गई थी ये हमारे क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, तो उस समय अंग्रेजों ने इसी सतलज के रास्ते, इसी स्थान पे उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको उन्होंने लाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो खुले रास्ते से ले जाते हैं तो लोगों का इतना बड़ा हुजूम होगा, लोगों का इतना गुस्सा होगा कि शायद से वो कंट्रोल नहीं कर सके। वो तो अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का मिजाज था, और इन लोगों ने किस किस बात की कुर्बानी दी, किस क्यों कुर्बानी दी थी? इसीलिए ये भारत को आजादी मिले और हम अपना प्रधानमंत्री का चुनाव खुद कर सके। जब हमने प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया तो चलो, सब 1931 में तो अंग्रेजी सरकार थी, आज एक यूरोपियन महिला ये खेल खेल रही है हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं, जहां तक चयन की बात है, चन्नी के चयन में चर्च भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको मालूम है कि उनका कुछ लोग कहते हैं वो बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन, कई ऐसी चीजें सोशल मीडिया में चल रही है, कहीं उनके वो बैप्टिज्म के वो भी चल रहे हैं। तो इस सतलज का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि उस समय तो चलिए अंग्रेजों का रास्ता, आज आज भारत के प्रधानमंत्री को खतरा, जिस चीज के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। अब अब देखिएगा कि हर ऐसे एम्बुश के पहले हमारे यहाँ जो सिखाई हो रही है, आर्मी ट्रेनिंग जो होती है, रिहर्सल रिहर्सल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे जब आप कोई ऐसा नेशन बीट एम्बुश करते हैं और उसके बाद आपको मालूम है कि वो रिहर्सल के बाद वो फाइनल इंस्पेक्शन होता है, ये जाने के पहले कि सब हथियार सामान सभी ठीक है, सारे सिग्नल्स जो हैं आपके, ये सारे रिहर्सल्स में सब पैड अप होते हैं, या के सिग्नल्स दुरुस्त हैं, आप रेडियो सेट काम कर रही है, आपका जो आपने सक्सेस का सिग्नल दे रखा है वो बिल्कुल लोगों को मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप वीडियो देखें जो कि 2020 का जारी किया हुआ है, वो वीडियो बहुत दिन से वो सर्कुलेशन में है, तो आप देखेंगे कि इस एम्बुश का बिल्कुल इसको उस वीडियो में दर्शाया गया है टू द लास्ट डिटेल। जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ उस फ्लाईओवर के पहुंचने के बाद वो सारा कुछ बड़े बारीकी से उसको दिखाया गया है। तो ये रिहर्सल अगर आप देखें तो इरादा और तरीका दोनों बिल्कुल साफ हो जाता है। अब आप कोई देखिए कॉन्स्पिरेसी थियरी वो आपको मुबारक, लेकिन इतना बता दूं आपको कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी ना, उसमें एलटीटी वालों ने लाइव रिहर्सल किया था। अब लाइव रिहर्सल से मेरा तात्पर्य है कि उसके कुछ दिनों पहले उसमें जो विश्वनाथ ताप सिंह थे वो आए थे रैली, और उनकी रैली में बाकायदा पूरी रिहर्सल की गई थे और उनको भी ये माला पहनाने में सक्सेसफुल हो गए। और जब माला पहनाने की बात है तो आपके इस प्लेटफॉर्म से सीताराम साहब से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा याद करें, गार्लैंड ऑफ बुलेट्स, गार्लैंड ऑफ बुलेट्स, क्या कुछ महीने पहले ऐसी कोई पिटाई थी? मुझे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए, ठीक है? तो इस पूरी रिहर्सल की गई वीपी सिंह के रैली के दौरान, बिल्कुल टू द लास्ट डिटेल, और वही दोहराई गई। और उसके बाद इशरत जहां चुना ही इसलिए गया था लश्कर तोयबा, हमारे लोग के कहने थे कि वो एक महिला है और वो जेंडर का अपना एडवांटेज लेके वो एक्सेस पा सकती है सहूलियत से। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, तो उसे भी रिहर्सल किया था, लेकिन उसको असली कार्यान्वित करने से पहले वो मारी गई। अब होता क्या है कि ऐसे फिदाई जब तैयार करते हैं तो ये दो धारी तलवार होते हैं हमारे प्रजातंत्र में। इसीलिए मैं प्रजातंत्र का वेपनाइजेशन, हथियार की बात कर रहा हूँ।
कि अगर फिदाई जाले ली आपके प्रतिद्वंदी की, इसको आप दुश्मन मानते तो अच्छी बात है, और अगर वो मारा गया वह मरी गई तो फिर आप उसको तलवार की दूसरी धार उसको लीगल केस बना। वही कि जिन लोगों ने हमारे सेंट्रल एजेंसीज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में इस जहां को इंटेलिजेंस इनपुट देने में और उसके मिशन में जेल में थे, उन सबको आप देखिए इस तरीके से उनके पीछे उनके खुद की सरकार लग। क्या इमेजिन दिस? और नालायक प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह, उसके नाक के नीचे, मैं हमेशा कहता हूं ये विदेशी महिला तो विदेशी महिला है, लेकिन ये सरदार जी की लॉयल्टी इसका के साथ उसके नीचे आप याद कर ले, आप उसके नीचे याद कर ले कि किस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स को किस तरीके से उनको हाउंड किया गया, सीबीआई द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए भेजा और उस समय टेलीविजन पे मैं कहा अगर मैं आई का डायरेक्टर होता, माय ऑफिसर वुड हैव रिपोर्टेड फॉर माय डेड बॉडी। ये सब सरदार जी, बिकॉज़ ऑल दीस एजेंसीज नॉर्मली ओवर सुपरविजन इसका पीएम का, नेशनल सिक्योरिटी है पीएम का, तो इसी के नाम के नीचे हो रहा है सब कुछ। तो ये सरदारी का इस देश से लॉयल्टी था, मुझे नहीं मालूम, बट आई एम टेलिंग यू हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू हिम। ठीक है सर। अब दूसरा कि सबसे बड़ी बात था कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें कि पंजाब की सरकार, ये चन्नी की सरकार ने राजनीतिक संदेश है, और आप ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं, सीनियर पदों पे रहे हैं, और आप शायद इसको अप्रिशिएट कर पाए जब मैं पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि आप सबको मालूम है वो घटनाक्रम 10:30 बजे बठिंडा पहुंचे, उसके बाद ऑल्टरनेट रूट उनको लेना था, सॉरी वो पहुंचे हेलीकॉप्टर लेना था, और जब भी हेलीकॉप्टर कोई यात्रा प्राइम मिनिस्टर की आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तय होती है तो ऑल्टरनेट रोड रूट हमेशा तैयार होता है। ऐसा ही हुआ कि मौसम खराब हो गया तो ऑल्टरनेट रूट वो एक्टिवेटेड। आपको सबको मालूम है कि ये तो कोई रूटीन है, तो रोज आपने बहुत हैंडल किया। हाँ, एसओपी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कई सारे रूट्स तय करने पड़े। हाँ, कि वो एसओपीज है, ब्लू बुक है, और तमाम जो है उसके पहले लाइजनिंग एडवांस लाइजनिंग ग्रुप भेजा जाता है, इंटेलिजेंस शेयर की जाती है, और बड़ी कई सारे रिहर्सल्स होते हैं। हाँ, कई सारे रिहर्सल्स होते हैं उसमें। तो उसी तरीके से हुआ। 10:50 में 20 मिनट उन्होंने निर्णय लेने में समय लिया, 10:50 में का काफिला चल पड़ा। अब आप समझिए कि और 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक इज जस्ट थ्रू, और आखिरी 20 किलोमीटर तो मैंने कहा कि आपको मालूम है किस तरीके से रोड ब्लॉक के बाद मैंने पहले आपको बताया जैसा मैंने कहा निर्णय का समय केवल 20 मिनट उन्होंने लगाया, और अगर उससे ज्यादा समय लेते तो बहुत ही उसके गंभीर परिणाम। उस जल्दी फैसले का एक कारण था कि जो योजना थी वो बिल्कुल तितर-बितर हो गई, वो कार्यान्वित नहीं हो सकी। और उसको अगर आप जो वीडियो है जिसकी बात कर रहा हूँ तो तैयार की गई थी, इनको इस तरीके से मैनेज करना, और जो एक्चुअल ग्राउंड में उसको अगर जक्सपोज करें, दोनों को मिला के देखें, आपको एहसास होगा कि वो 20 मिनट बड़ी क्रिटिकल थे। अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर वक्त होता तो इसके में आप समझ जाए कि क्या उसके परिणाम हम प्रधानमंत्री को खो देते। और सबसे बड़ी बात मान लीजिए कभी कोई प्रधानमंत्री आता है तो अब तो रह चुके हैं प्रशासन में, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एज चीफ मिनिस्टर ये उनको रिसीव करने नहीं आ सकते, तो उन्होंने जूनियर मिनिस्टर को भेजा। लेकिन अगर वो बठिंडा में आकर उनको रिसीव करते तो पहली बात एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता, शायद जो नहीं चाहते थे, चली नहीं चाहते। दूसरी बात हर मास्टर्स वॉइस है तो जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो और है अस्वच्छा की जब बात आई, जब प्रधानमंत्री के जावे खड़े की बात आई, तो जिस तरह के वो तंज और जिस तरह घटिया उनका जो टेनर मजाकिया टेनर था, वो शायद टेनर नहीं होता उनका। अगर मुख्यमंत्री जाता तो सारा प्रोटोकॉल का पालन होता,
जाहिर सी बात है, अगर वो रिसीव करे तो सारा प्रोटोकॉल का पालन होता। वो भी उस हिस्से के उस निर्णय में शामिल होते जो कह रहे हैं कि वो भी उनका जो पकड़ा गया था बाद में। मेरे को हमको मालूम ही नहीं है कि रोके रहा एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर। आई होप द कमिटी सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट टेक्स नोटिस ऑफ दिस। अच्छा, अब ये सबकी ये किस लिए गए? एक ये जो मैंने कहा, दूसरा वो तो 42,750 करोड़ रुपए का वो पैकेज के गए। तो 42,750 करोड़ का पैकेज लेके गए थे। उसमें एक पूरी पैकेज में आप मालूम है कि पीजीआई का एक वो एक्सटेंशन एस्टैब्लिश करना है, 2-3 मेडिकल कॉलेज खोलने हैं वहां पे पंजाब में, कपूरथला में एक और 1-2 जगह पे। तो वो तो एक पूरी पैकेज लेके फिर आपको आखिर इतनी दुर्भावना और ऐसा दुश्मनागत बर्ताव, और आपने वातावरण को क्या संदेश दिया? वातावरण को आपने, जब आपकी ऐसी दुर्भावना और ये दुश्मनागत वाली जब आपका आचरण होता है, तो वो संकेत जो है, राजनीतिक संकेत या प्रशासनिक संकेत, वो आखिरी आदमी तक वो जाता है। तो फिर लोगों को आश्चर्य क्यों कि जो सिपाही था, पुलिस जो सिपाही थे, वो बैठ के वो चाय पी रहे थे इनके साथ, ये माओवादियों के साथ। इसमें भी बिकॉज मैसेजिंग वाज सच। तो मेरी बात समझ रहे लोग, जो टॉप जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चन्नी की जो मैसेजिंग थी वो बिल्कुल मतलब ये था कि वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते थे असुरक्षा वाला। अब आप देखिए कि अब फिर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के लिए गाड़ियां लगी पड़ी था, लेकिन कोई नहीं था, मतलब मालूम है कोई नहीं था उसमें। मुझे याद है दीक्षित साहब जब राजीव गांधी साहब की हत्या हुई थी, तो ढेर सारे कांग्रेसी नेता है, आपको तो मालूम है, बच्चे सभी जगह होते हैं, बच्चे ऐसे भी जो पॉलिटिकल एफिलिएट्स होते हैं, ये जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वहाँ के लोकल नेता, वहाँ के एमएलए, एमपी और बाकी जो कांग्रेस के लोकल लीडरशिप है, वो सारी रहती है। सिर्फ में थे साथ में, लेकिन जब वो सुसाइड बॉम्बर ने जब अपना बॉम्ब एक्सप्लोड किया, एक भी कांग्रेसी नेता नहीं था, एक भी कांग्रेसी नेता नहीं था। जयंती नटराजन जो थी वो भी वहां नहीं थी। उसने कहा कि मैं अपना पर्स ले चली गई थी, आप रिकॉर्ड्स दे लीजिए। तो ये आपने जो मैसेजिंग की, आप उसका परिणाम आप देख लीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की मैसेजिंग करेंगे, वो आपका आखिरी कॉन्स्टेबल है, वो चाय पिए जाके वो सब तो क्या करेगा? फिर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन, असंवैधानिक, हस्तक्षेप। मुझे याद है कि एक मैं टीवी चैनल पे था, जब अजमल कसाब का उसको फांसी दी गई थी, तो उस समय जो भी सरकार थी उसको बहुत बड़ा उपलब्धि मान रही थी। तो उसमें के जो मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री जो थे, उन्होंने बयान है कि सिर्फ 3 लोगों को मालूम है इस बारे में, इसके के बारे में। वो 3 लोग कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, होम मिनिस्टर शिंदे और सोनिया गांधी। तभी मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया। मैंने कहा कि किस हैसियत से उसको बताया गया? वो तो एक असंवैधानिक ये पद है, और ये वायलेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। तो एंकर को कहीं से फोन आया, उस तुरंत ब्रेक में चली गई। उसके बाद ब्रेक के बाद आके उन्हें देर में इसने अपना बयान बदल दिया था। वो मिस्टर शिंदे उस समय उन्हें बयान बदल दिया कि सोनिया गांधी नहीं। अब बात देखिए, चन्नी बोल रहा कि मैं प्रियंका गांधी को प्रीत किया। 26/11 में एक लेकर दिग्विजय सिंह मुझे कर साहब ने मुझे ब्रीफ किया। तो इतने षड्यंत्र थे ना साहब, उसने ऐसी चीजें बड़ी इसमें समानताएं देख गया। मैं तो जस्ट आपको कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। अब असली सवाल आता है दीक्षित साहब कि मोदी के जान के पीछे कौन है? ये कौन से तत्व है? ये कौन सा वर्ग है? तो मोटे तौर पर जो मेरा अपना विश्लेषण है कि इसमें दो दो वर्ग के लोग हैं। एक जो हिंदू रेनेसां, यानी हिंदू पुनर्जागरण से बहुत बेचैन,
बहुत बेचैन है। वो सोचते हैं, उनको लगा है कि मोदी के नीचे हिंदुओं का पुनर्जागरण हो रहा है, इनमें एक नई नई ऊर्जा एक को दिख रही है। और जो पूरी जो पहले की व्यवस्था थी, वो लग रहा है व्यवस्था जो है उनके पैर के नीचे से मानसिकता जो उनकी मानसिकता थी, वो कहीं पे खत्म हो गई। और दूसरे एक वर्ग है जो कि इंडियन रेनेसांस से बहुत परेशान है, यानी कि भारत की जो तरक्की हो रही है, भारत में जो बदलाव हो रहा है, वो उससे बहुत परेशान। तो हिंदू रेनेसांस, हिंदू पुनर्जागरण और भारतीय रेनेसांस, अब इसमें जो बाहर के फोर्सेस भी हैं और अंदर के फोर्सेस भी हैं, वो दोनों फोर्स का इसलिए आपस में पार्टनरशिप है। सामूहिक तौर पे 40 मिनट हो गए हैं जी हर्ष सिंह जी। जी मुझे भी कुछ प्रश्न पूछने हैं, दर्शकों को कुछ पूछने हैं, तो मैं आपसे अनुरोध गिव 5 मिनट। जी। हाँ जी। तो इस सामूहिक तौर पर अगर देखें तो इसमें कौन लोग हैं? माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, चर्च हैं, और इनके तार पाकिस्तान और चाइना से जुड़े हुए हैं। खालिस्तानी विचारधारा डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं आई, ये आई है आपको वेस्टर्न कंट्रीज से रूट होकर पाकिस्तान द्वारा। और इससे जो इसे परवेयर्स हैं, जो इसे सबसे इसको फैलाने वाले हैं, उसमें एक मुख्य कम्युनिटी है जिसको 1880 में अचानक अंग्रेजों ने उनको बहुत एम्पावर किया। ठीक है, मर्सनरीज है, उसमें कई मर्सनरीज हैं, तो उसी में चार्म फोर्सेस भी चले जाते हैं, कुछ उधर वही बाहर के देशों में भी। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। मैंने ये इकोसिस्टम एफर्ट के अंदर भी नहीं देखा कि वही कनाडा वही तो है, यहाँ वही तो है, बस ये भी इंतजार कर कि कब मौका मिले यहाँ से चले जाए, ऐसे काफी तत्व है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। अब ये लोग कौन है कि ना तो इनमें वो गुरु नानक देव साहब की इनमें भक्ति है, गुरु नानक देव महाराज भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े मतलब एक पक्ष से, ना तो उनको गुरु नानक देव महाराज में भक्ति है, और ना उनमें वो आस्था है, वो संत सिपाही वाली गुरु गोविंद सिंह जो ने जिसकी बात की थी। तो ये दोनों में इन्होंने तीसरा रास्ता चुन लिया है टेररिज्म का। अब आखिरी में ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो थ्रेट जो दिया गया है, तो ये एक स्वाभाविक प्रगति है। पीएम हत्या की साजिश के बाद से ये नेचुरल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं, लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, वो भी वहीं से शुरुआत हो गई थी, जुडिशरी को डराई थी। तो अब देखिए प्रधानमंत्री को मारने की इतनी कॉन्स्पिरेसी हुई पॉलिटिकली और फिजिकली। 2002 जब कासेवस को मारा गया, बड़ी अच्छी थी, बड़ा वो गणित बड़ा अच्छा था कि यार इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको ये कर देंगे, देखो इन्होंने ये तो ऐसे ही झूठा हिंदू का ये है और ये कुछ भी नहीं है, और अगर हो गया ये तो इसको पॉलिटिकली खत्म, दंगे हो तो पॉलिटिकली खत्म करो। तो उसी तरीके से उसके बाद आपने देखा ये इशरत जहां 2004 में, इशरत जहां, फिर सोहराबुद्दीन, फिर 26 गया, फिर 2013, फिर एल्गार परिषद, फिर एल्गार परिषद। अब इन सबको अगर कॉन्स्पिरेसी मानते हैं तो मैं इसके बारे में मेरे पास कोई हल है नहीं। लेकिन आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर भारत का प्रधानमंत्री देश के किसी इलाके का दौरा नहीं कर सकता है महफूज हो गए, तो इसका मतलब है कि वो इलाका ने केंद्र सरकार को की रिट को उसके वर्चस्व को चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करना हमारी केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अगर आप वहां पे आप अगर असुरक्षित है तो आप सोचिए एक आम वोटर, क्या वो असुरक्षित नहीं? तो क्या ऐसी असुरक्षा के वातावरण में क्या बिना डर बिना भय ये चुनाव हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। और इसलिए मैं लोगों पर ये छोड़ देता हूँ, ये तय करें कि क्या पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लाजमी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आपका सुरक्षित नहीं है तो आपकी चुनावी व्यवस्था सुरक्षित नहीं। मैं इतना जी। कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बातें आप कह रहे हैं, ये आप अपने विश्लेषण के आधार पर कह रहे हैं या कि सूचनाओं के और तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ, घटनाक्रम क्या हुआ था, पॉलिटिकल मैसेज की मैंने बात की, उससे तो किसी का मतलब पॉलिटिकल मैसेज जो मैंने कहा वो तो थे, वो सभी टीवी ने सुना उन्होंने। जो मैंने कुछ हिस्टोरिकल की प्रेसिडेंट बताया इधर जहाँ से लेके और ये अभी तक वो भी मैंने तथ्य बताया। ठीक है, समानताएं जो मैंने बताई राजीव गांधी के असैसिनेशन से और तमाम जो बाकी असैसिनेशन हुए हैं, रिहर्सल्स को लेके वो भी मैंने फैक्ट्स बताया। सी आई एम बेसिकली आई हैव एन इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, और एक बात मैं बताऊं, इंटेलिजेंस में रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी
बहुत मायने रखती है। इसलिए मेरे काम करने के तरीके में आपको एक्यूरेसी कभी कहीं नहीं आएगी। अब मैं हम ये बात कर सकते हैं। मैं केवल तरकीब बोले हैं अब तक। जी। अच्छा, मैं दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज में होने की बात कही जा रही है और जी। आर्टिलरी रेंज में बात की जा रही है। तो जो स्पॉट है, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, लगभग 20 किलोमीटर, एक्चुअली एग्ज़ैक्टली 22 किलोमीटर है, गाँव है हुँ। पियरीना करके, और ये करेक्ट। उस रोड पर है। यानी से तो सीधा रास्ता जो है वो फरीदकोट हो जाता है फिरोजपुर बठिंडा से, लेकिन ये दूसरे रास्ते से जो मोगा फिरोजपुर रोड पे यहाँ पर ये पड़ता है। और यहाँ से फिरोजपुर करीब 20 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर हुसैनी वाला मार्टर्स मेमोरियल जब जाना था, वो लगभग 12 किलोमीटर और है वहाँ से। तो बॉर्डर से इस स्थान की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो इसलिए ये जो आर्टिलरी वाली जो ये पूरी की पूरी थ्योरी है, और जो भी यदि आप देखें उसका जो आर्टिलरी का जो लोकेशन है, वो एग्जैक्ट बॉर्डर पे नहीं है, क्योंकि हुसैनी वाला बॉर्डर भी जो है वो फिरोजपुर कसूर रोड पर स्थित है, और वो जो उनकी जो आर्टिलरी है वो भी बॉर्डर से करीब 8-10 किलोमीटर पीछे है। इसलिए ये आर्टिलरी वाली जो थ्योरी है, ये तो मुझे बिल्कुल दिलचस्प नहीं, जो मैं आपको नहीं बोला। और भी बताऊँ आपको कि हुसैनी वाला बॉर्डर का जो रेंज है वहाँ पे है, वहाँ से वो दैट इज़ द क्लोजेस्ट, क्योंकि अगर आप उसको राइट एंगल पे लेंगे तो बॉर्डर जिस तरह से जा रहा है, बॉर्डर जो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जा रहा है, तो वो डिस्टेंस और बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप वहाँ से ड्यू 90 डिग्री डालेंगे तो वो डिस्टेंस जो है वो जाके और 60 किलोमीटर हो जाता है। तो ये आर्टरी वाली थ्योरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, एक बात। दूसरी बात जो आपकी जो बताई गई स्मगलिंग होती है, निश्चित रूप से हुसैनी वाला हेडवर्क्स जो है, वो जो बॉर्डर है वहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर है, और जो वहाँ पे है, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ, हुसैनी वाला हेडवर्क्स मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा संभवतः। तो कम से कम जो आएगा वो हेडवर्क्स के आस-पास से नहीं आएगा, वो पाकिस्तान से उसको बहुत आसान है कि वो वहीं पर जिस तरह से आजकल ड्रोन के मार्फत पहुँचा जाते थे, वो बनिस्बत ज़्यादा आसान है इसके आने की, क्योंकि वो एरिया जो है सतलज रिवर का वो दोनों तरफ गार्डेड भी है, बॉर्डर तो है ही है, बॉर्डर फेंसिंग तो है ही, फिर यहाँ पे ये एरिया आता है तो उधर पे बीएस की पेट्रोल दोनों तरफ से एक थी। तो कम से कम ये जो थ्रीज हैं, इनमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मुझे बहुत शंकाएं हैं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और एक बात मैं और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये तो मुझे बिल्कुल पक्का है कि पूरा पूरा जो है इसमें यदि इस तरह से प्लान किया उन्होंने और ये फिल हो गया, तो इसको उन्होंने केटर फॉर नहीं किया हुआ, ये मैं नहीं मान सकता। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसका जो फॉलोआउट है उसमें पूरा पूरा इनका पॉलिटिकल सिस्टम मिला दिया, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह का प्लान था, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी तनिक भी भनक नहीं थी। यह संभव नहीं है। आप तो इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आप जानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कोई न कोई हवा में तैरता हुआ कोई न कोई इनपुट निश्चित रूप से आ जाता है, और जब प्राइम मिनिस्टर का जब कहीं विज़िट होता है, तो आप जानते हैं कि उसमें वो पूरी तरह से हनी को करके हर चीज़ देखी जाती है। सिविलियन इनपुट्स भी ले जाते हैं। हमने तो कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स विज़िट कराए हैं। हम पूरी एक-एक लॉग बुक मेंटेन करते थे उसकी, और कोई भी छोटी-सी भी घटना कहीं से या कोई भी अफ़वाह भी सही पड़ती थी, उसको लॉग करते थे और उसको वेरीफ़ाई कराते थे। तो मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इंटेलिजेंस को इसकी ज़रा-सी भी भनक नहीं थी, और इतना बड़ा षड्यंत्र कोऑर्डिनेट होके जो होता है, तो उसके अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन होते हैं। मेरा ये एक संदेह है, जो मैंने आपको तथ्यों के आधार पर व्यक्त किया। देखिए, जहाँ तक इंटेलिजेंस का सवाल मैं है। तो इसको एक बार और कह दूँ कि मैं तो इसको हुँ। प्योर इनकॉम्पिटेंस जो है वो अधिक मानता हूँ, और प्योर ये इनकॉम्पिटेंस इज़ नॉट बियॉन्ड आवर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस। ये इसके पहले कुछ चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं कि जो इंटेलिजेंस जो शेयर हुआ है, राइट फ्रॉम लश्कर-ए-तोयबा, बड़ा स्पेसिफिक किया है। वो इंटेलिजेंस शेयर हुआ है, एक्नॉलेज हुआ है, रिहर्सल्स हुए, आपने जैसा कहा रिहर्सल्स हुए, लेकिन आखिरी मोमेंट में अगर आपने सब चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया एक किसी मोटिवेशन से, फिर उससे क्या किया जा सकता है? एक चीफ मिनिस्टर, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, मुझे याद है कि जब ये राजीव गांधी की हत्या हुई थी, चंद्रशेखर जी उस समय केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय डीजीपी को उन्होंने कहा, "यू आर नॉट फिट टू बी कांस्टेबल।" पूरे तमाम उस समय के अखबारों में आया। लेकिन इस तरह की बातें करना, इस तरह का जो रवैया है, ठीक सब कुछ हुआ, एसओपी भी हुआ, ब्लू बुक भी हुआ, वो खुद जो डीपी थे, वो खुद उसमें ये थे, रिहर्सल्स भी हुआ। उसके बाद आपने फिर आपने ऐसे कैसे पूरे पॉलिटिकल सीन, चलो अगर ये हो भी गई आपने, तो क्या उसके बाद का रवैया जो था? पहली बात।
दूसरी बात, जब मैं आर्टिलरी उसकी और मोटर की रेंज की बात कर रहा हूँ, तो फ्लाइट डिस्टेंस की आईपी, टोटल आईपी से हम बात कर रहे हैं। वो कहाँ डिप्लॉय है, क्या कैसे मूव कर सकते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप थ्रेट परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो थ्रेट परसेप्शन में आप कहें ओके, सबसे बड़ा थ्रेट ड्रोन है ना, वेरी श्योर ड्रोन के खिलाफ कुछ कुछ तो मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, कुछ प्रिकॉशन सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स ये हो वहाँ। दूसरा खतरा का असॉल्ट, सबसे आसान, कुछ ऑटोमेटिक राइफल आगे 6-7 गाड़ियां हैं, 10-20 ग्रेनेड काफी होते उसके लिए। तो नॉर्मल एम्बुश तो भाई इन्फेंट्री में हम लोग इसे करते हैं ना, स्मॉल आर्म्स से और ग्रेनेड से। और जो ड्रोन्स का है स्मॉल आर्म का, उसमें एक हमें आर्टिलरी का भी, उसमें आर्टिलरी मोड का भी ऑन फ्लाइट डिस्टेंस उसका हमने वो किया। तो इट इज डिग्री ऑफ थ्रेट परसेप्शन, ये आप उसको रूल आउट करते जाइए, वो आपकी वो है अपना असेसमेंट है। लेकिन ये शुरुआत से जिस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग गई है कि जैसे ये कोई दुश्मन कोई राइवल पार्टी का नहीं, कोई देश का मतलब दुश्मन देश का प्रधानमंत्री हो, ऐसा रवैया तो मैंने सिद्धू के बाजवा या इमरान के से भी मैंने देखा। और एक बात बताइए कि क्या अगर सोनिया गांधी अगर वो विजिट पे होती तो क्या यही होता? चलिए मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सेंटर जो है, यदि वो उस कंक्लूजन पे पहुंचा है, तो उसका जो रिएक्शन है और उसकी रिस्पॉन्स है वो इतनी हल्की क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। यदि ऐसा है, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल करने का पूरा अधिकार सरकार के पास है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एकाएक ऐसे हो चुके हैं वाकई जिसमें इसमें हुआ है। और यहाँ पर पिटिशन लगवाई जाती है बीजेपी के द्वारा, जिस व्यक्ति ने पिटिशन लगवाई है बीजेपी सिंपैथाइजर। ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट कर रही है वर्तमान सरकार, जिसमें वो हर काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंद रख के करना चाहती है? ये आप ऐसे मैटर में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एब्डिकेट करते हैं, तो ये क्या संदेश जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मैं तो कोई बीजेपी से कोई मेरा कोई दूर तक कोई नाता या रिश्ता नहीं है। लेकिन दो बातें मैं जरूर बताना चाह रहा हूँ, और एक इसको थोड़ा ध्यान से सुने हमारे जो सुनने वाले। दिस पर्सनल 2013 की बात है। मोदी साहब पहली बार पटना आने वाले थे, मैं पटना में था उस समय, और बड़ी उत्सुकता थी लोगों में। एक दिन पहले मैं गया था, रात में ऐसी उत्सुकता, गांधी मैदान ऐसे भी घूमने की जगह, मैंने देखा उत्सुकता बस, चलो देख क्या तैयारी है क्या है। मैंने देखा कि मैं काफी लोग थे, मैं गया घूमगा क्या गया कि एक दो पुलिस वाले थे, किसी ने मुझे नहीं रोका। और अगले दिन आपको मालूम है क्या हुआ, किस तरह से धमाके। तो जब ये इसमें धमाके हुए, तो मैं जब निकल रहा था तो बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि ऐसा लगा था कि वो निकलने टाइम है, स्टैम्पेड हो जाएगा। तो वहां पे पटना में एक ट्विन टावर है मैदान के पास, उसके नीचे में खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो वहां पे ड्राइवर था, ऐसी वो बातचीत करने लगा मेरे साथ कि साहब क्या ऐसे ही बोल रहे कि समय तो 8 बजे सुबह ही आ गया था साहब को लेकर अक्सर से, बीजेपी नेता वो ड्राइवर। देन ही शोड मी वन ठेला वाला, बोले सर जाते हैं, ये इसके पास हम नाश्ता कर रहे थे, वो पराठे वो छोले वोले बेचा था। बोले ये नाश्ता कर रहे थे, हमसे बोला कि आप कहाँ हैं, आपको मालूम है कि चारों तरफ यहाँ पर बम है। एंड ही सेड दिस। तो दूसरा आदमी था, उसको उसे ही 40 मिनट किया तो बकवास करते रहे, बट सेड कि चारों तरफ आप मालूम कि ये बम है। अब आप बताइए कि उसी के कुछ दिन पहले राहुल गांधी की विजिट थी, एज पर एसओपी पूरा एरिया को वो सैनिटाइज करके उसको बिल्कुल वो कर दिया गया था, सील कर दिया गया। अब बिहार की सरकार चुप जाती है, पंजाब की सरकार चुप जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में इसी शुक्ला और वो महेंद्र कर्मा मारे जा रहे हैं, और फिर राजभर बोलते हैं ये माओवादी क्रांतिकारी है। तो भाई अब सारे जो लोग इतने कॉम्पिटेंट है, देन व्हाट से दिस आई हैव नथिंग टू से आफ्टर दैट। With Paramveer Singh, with people like Paramveer Singh, is the country secure? There are any number of Paramveer Singh in this country. वो तो है, लेकिन जो पुलिस कम्युनिटी से वर्दी वाला एक रोशन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या स्थिति होगी देश की। देखिए सिंह साहब, इस सरकार का जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो एक तरह से पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, और इसकी शुरुआत शाहीन बाग से हुई थी। और लगातार पहले शाहीन बाग के बाद फिर आपने उसके बाद आपने देखा ये जो हुआ 26 जनवरी को हुआ, शाहीन बाग में पहले हुआ, 26 जनवरी में हुआ, फिर उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल में हुआ। और इसमें लगातार
सरकार जो है वो बस इस तरह से कि जैसे अपनी बात टल जाए, किसी तरह से हो जाए और जो मरते हैं उनको मरने दो और जिस किसी को अगर सड़क जाम होती है तो होने दो। अब तो इससे क्या है कि इनसिक्योरिटी फैलती है, उससे हमारे वोट और मजबूत होते हैं। ये सर एक बड़ा सिनिकल तरीके का जो एक है इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति जो एक रुख सरकार ने अख्तियार किया है, ये मोदी 2.0 सरकार में, मुझे लगता है देश के लिए ये अधिक घातक है। सबसे बड़ी बात है कि आज तो आपने प्रधानमंत्री का काफी नाम किया, कल यही लोग who are there with comments, कल को यही लोग आपके लॉजिस्टिक्स मूवमेंट रोकेंगे, बिल्कुल रोका तब आप रोका है करते इन्होंने, हैं, फार्मर एसोसिएशन रोका ही था। तब क्या करेंगे? आप बार बार जब थर्ड फ्रंट की बात करें हमें जैसे लोग, मैंने पूरी किताब लिखी नो दैट नेशनल थर्ड फ्रंट, मैंने काफी जिक्र किया, व्हाट मैं बार बार कहता हूँ, इट इज थर्ड फ्रंट विच लीड्स एक्सटर्नल फ्रंट्स। अगर नहीं, आप आप थर्ड देखिए ना, आज इमरान खान जो है वो और राहुल गांधी, उनके दोनों के जो नैरेटिव्स हैं वो एक जैसे हो गए। इमरान खान कहे कि सब हिंदू तुम्हारे लिए खतरा है, राहुल गांधी कहे हमारे हिंदुत्व खतरा है। मैं गवर्नमेंट बोला जो ना, है वो हर चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें फेंक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मज़े आते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करने को मिलती है। कौन नहीं चाहता एग्जीक्यूटिव पावर से एक्सरसाइज करना? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार में ये वो तो हिम्मत नहीं चाहिए कि खड़े होके नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कहे कि आपका मैटर नहीं है, डोंट इंटरफेयर। और ऐसा नहीं कि सर पहले नहीं किया है लोगों ने, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव करने को पावर, एग्जीक्यूटिव पावर तो सर जिस दिन अंग्रेज ये लुटियंस वो बंगलो खाली करके गए थे ना, और हमारे लोग उसमें घुस गए थे, उसी दिन से ये उनमें ये एग्जीक्यूटिव पावर का जो नशा होता है ना, और जुडिशरी में इसका नशा बहुत पहले से है, वो एग्जीक्यूटिव पावर का नशा, ये सब सभी मतलब ये हमें हमें चरित्र का हिस्सा है एग्जीक्यूटिव पावर का। लेकिन आपको एक बात मैं जरूर बता देता हूँ कि अगर सेंटर का रिट वर्चस्व नहीं रन करता है किसी हिस्से में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझ लेना चाहिए कि फिर आपका भी रिट जो है वो नहीं रन कर रहा है, और अपने ये ईशान दोनों में देखेगा, इस बात को आप समझ। if the if the writ of the legislature of the executive does not run in a particular part of this country, the writ of the SC also does not operate there. इसलिए ये जो अभी आपको ये थ्रेटनिंग हुआ है, इसको कोई बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं। हम अंग्रेज सुनना नहीं चाहते साहब, अरे big big flowing word judgments ये वो I'll do this I'll do that hack you upside down all that, we don't want that, वो अंग्रेजी हम नहीं सुनना चाहते। प्रशांत भूषण को तो आज तक कर नहीं पाए, किसी को क्या करेंगे। ये तो जो है वो ज़बरदस्ती आपने आप जो है मन में रखते हैं, ये तो रखते रहिए। चलिए इसी पॉइंट पे अब मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं दर्शकों के, उनको भी ले लेते हैं। सौरभ चौधरी सर, ऐसा क्या है इन पक्षियों के जितने इतने कारणों के बावजूद भी हमारी एजेंसी इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं? ये वही वाली बात जो मैं कह रहा था। कोई जवाब नहीं है इसका मुझे, मेरे पास जी। क्या कार्य प्रणाली मैं नहीं समझ रहा, मैं नहीं जानता। नेक्स्ट। अभिषेक हमारे शासन अंतर्गत सुरक्षा विभाग में कठोर कार्रवाई से क्यों घबराता है? राजनीति की विवशता या सही सलाहकार की कमी है या आवश्यक साहस की कमी है? नहीं, ये देखिए एक जो मैंने कहा कि ये प्रजातंत्र का हथियारकरण, और हमारे जो दुश्मन है जानते हैं कि प्रजातंत्र को किस तरीके से उसी को वेपनाइज करके भारत को खुला किया जा सकता है, वही किया जा रहा है। दूसरी बात की हर 2-3 महीने पे कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, वो चुनाव ही अगर एक ऑब्जेक्टिव हो जाए, मतलब वो एंड हो जाए, आपका आखिरी लक्ष्य हो जाए, फिर उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात से थोड़े से ये ना, वर्तमान सरकार को कांग्रेस से बाकी और कुछ कम से कम ये सीखना चाहिए, ठुकाई भी करते थे, जब भुगते थे तो लोगों को भी देते थे, ये जान लीजिए। पूरे पंजाब में एट द पीक इन्होंने ठुकाई भी अच्छी की, और ठुकाई करने के बाद वोट ही दिया उन्होंने, ये थोड़ी सीख लो, ठीक है। आप ये जबरदस्ती ये जो आदमी ठुकाई की बात समझता है उसको आप गले में लाना चाहते हो, तो गले लाते रहिए, फिर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और भी हुआ। तो कांग्रेस ये सीन है कि वो ठुकाई करते हैं, और ठुकाई करते हैं उनको वोट भी मिलता था, शायद मिले आगे। डी सिंह तो वो आ गया ना, क्या बोलते हैं, अजीब ही इंसान आ गया है उसको जो हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की बात है उसे कौन वोट देगा? डी सिंह जी कह रहे हैं पंजाब रेसिडेंट मैसेज टू पीएम फ्रॉम परमानेंट डीप स्टेट पब्लिक सिस्टम दैट एवरीवन इज विदिन द रीच। समझ में नहीं आया सर मुझे सवाल। कह रहे हैं कि जो हमारा डीप स्टेट सिस्टम है जिसमें हमारे पंचमका यानी कि सर यहाँ पे मीडिया और लेफ्टिस्ट अच्छा, ये सब लोग हैं, एक ही तरह से क्या एक मैसेज था क्या कि भाई तुम हमारी रीच से बाहर नहीं हो। नहीं वो देखिए, पता नहीं अभी तो पीएम के ऊपर ये मतलब ये घटना घटी, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, और जिस दिन ये रेड फोर्ट पे जो भी हुआ लाल किले पे, मैं भी असुरक्षित महसूस कर रहा था, दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित वो कर रहा था।
जब वो बार-बार इस बात पे इज़हार कर रहे थे कि हम दिल्ली के थ्रू हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे क्या, तो हमको किसी प्रकार की हमको आश्वासन मिली नहीं सरकार से, आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सामाजिक तत्वों को हम आप तक नहीं पहुँचने देंगे। तो आइए कॉमन मैं बहुत सुरक्षित महसूस उससे किया था और इस समय करता हूँ। तालिबानी तरीके लायक के तौर पे एक सरदार ने दूसरे सरदार को कई टुकड़ों में काट दिया। आज उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। खालिस्तान के टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि क्या लोगों को गुस्सा आता है कि या किस बात पे गुस्सा आता है हमारे लोगों को। मुझे नहीं ये बात आज तक समझ। जी, नेक्स्ट। Ekala Singh, local police, which post state governments managing team security like a loophole in the federal system. Would it be more appropriate to hand over the responsibility to CAP for army? It would be impossible. Cannot happen. Correct. The logistics will be impossible. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आर सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। Press the icon on YouTube and don't miss another